हमें शरीर की आवश्यकता है और शरीर में स्फूर्ति होनी चाहिए, तभी कार्य हो पाएंगे। तो वो सब कैसे आएगी स्फूर्ति, कैसे ताकत बनी रहेगी, ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे उत्पन्न होगी, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, रोगों से लड़ने के तरीके आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। सबसे पहले तो गुरुजी, आज के इस अंक में हम तपेदिक को लेकर बात करेंगे। एक ऐसी समस्या जिसे जानलेवा भी कहा जाता है, और हालांकि बहुत सारे लोगों में ऐसा एक भ्रांति भी है, एक ऐसा वहम कह सकते हैं कि बहुत से लोग तपेदिक के जो रोगी होते हैं उससे अपनी दूरी बना के रखते हैं, यानी समझे छुआछूत जैसे। तो कितना इन सब चीज़ों में सच्चाई है, क्या है तपेदिक, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? तपेदिक फेफड़ों का रोग है। जब बलगम फेफड़ों के अंदर सूख जाए तो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती जी। और फिर रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है, और खांसी उठ जाए तो उसका बहुत बुरा हाल होता है। और रात रात भर उसको बैठ के काटनी पड़ती है, सो नहीं सकता जी। जैसे लेटेगा दम घुट जाएगा। इसका मुख्य कारण है सेलन वाली जगह पे काम करना, प्रदूषण में ज़्यादा रहना और घटिया खाना। इस बीमारी को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। यदि आदमी स्वच्छ जगह में रहे, सेलन वाली जगह पे ना रहे, तो बीमारी ज़्यादा आक्रमण नहीं करती। परंतु आपको तपेदिक चाहे किसी भी कारण से है, इसका सबसे अच्छा इलाज तो है आम से। आम चाहिए चूस, जो देसी आम होते हैं, पका हुआ आम, खट्टा नहीं होना चाहिए। आप चूस के 3-4 आम रोज खाते हैं तो 2.5-3 महीने में तपेदिक समाप्त हो जाती है। परंतु आम का मौसम नहीं, आम मिलेंगे नहीं, तो आप इसको सेब से ठीक कर सकते हैं। मीठे सेब का रस निकालें 50 ग्राम। अब उसको पीने में आप 50 ग्राम को 20 मिनट का टाइम लगा दें, सिप सिप करके पीना है। 4-4 घंटे के फासले से 12 घंटे में 3 बार आप पी लेते हैं, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। यदि ये कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं तो फिर इसके लिए छुआरा। गाय के दूध में 5 छुआरों को बारीक काट करके दूध में उबालें और उस दूध को पीते जाएं, और छुआरा जो आपने उबाला था वो काफ़ी मुलायम हो गया, उसको चबाते जाएं। तो अंदर से जाके फेफड़ों का बलगम इससे भी ऐसे पिघलता है जैसे गर्मी में पहाड़ों से बर्फ पिघलती है, और टीबी आपकी 2-2.5 महीने में समाप्त हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी जो घर के नुस्खे उनसे काम नहीं लेना चाहता। एलोपैथिक में जाके कोबरे सांप का जहर, बिच्छू का जहर, केमिकल, मरे हुए जानवर का निचूरा खाना पसंद कर लेता है, क्योंकि उससे खुराक की डोज है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे उसका असर होता है और शरीर सुन्न किया जाता है। रोगी सोचता मैं ठीक हो गया, ठीक नहीं होते। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि एलोपैथिक में यदि किसी रोग की दवाई ऐसी बनी है जो कि रोग को जड़ से काट दे, रोग समाप्त होने दवाई नहीं खानी पड़े, तो मेरे आश्रम में लाके उसको टेस्ट करवा दें। यदि वो रोग काट देती तो मैं आपको 10 लाख रुपए कैश दूंगा, और यदि आप रोग को दबाते रोग कटते तो 20 लाख लूँगा। पैसा नहीं तो उतने दिन मजदूरी करो। ये 2004 में मैंने कहा था। आज तक कोई डॉक्टर मेरे पास आया, किसी ने नहीं पैदा किया कि हम बीमारी को काट देते हैं।
और आजकल तो एक प्रथा बनी है कि किसी एक अंग का एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट बना है, पूरे शरीर का इलाज नहीं कर सकता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोले मुझे तकलीफ है, न किसी मशीन से टेस्ट करना है, न कोई टेस्ट रिपोर्ट लेनी। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं कराए तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, जो आपका रोग नहीं पकड़ सकी उसको मैं 5 सेकंड में बताऊंगा कि इस हिस्से में रोग है। और फिर मेरी जो दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं, और इनमें कोई केमिकल नहीं है, सब जड़ी बूटी हैं। जब रोगी दवाई खाता है तो खाने के 10 मिनट के अंदर रोगी कहता है हाँ मुझे ये परिवर्तन आ गया। आप चाहे एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथी में, डॉक्टर रोगी से उसके परिवार का, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सबकी हिस्ट्री पूछ के फिर दवाई देंगे। दवाई भी उसी रोग की देंगे जो रोगी बताएगा या मशीन बताएगी। परंतु मेरे आश्रम का नियम है कि नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिला सब दवाइयाँ देनी है, किसी एक रोग की दवाई नहीं देनी। और दवाइयों का वजन 15 दिन की दवाई दी जाती है, 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है। और दवाई यदि नियम से रोगी खाता तो पहले दिन उसको 20 से 25% आराम मिल जाता है, और 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और जो परहेज नहीं करता उसका इलाज भी लंबा चलता है। यहाँ भी परहेज सबसे सख्त है। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली दालें, छिली हुई सब्जियाँ बिल्कुल नहीं चलती। नमक सिंधा या काला नमक चलता है। लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं, काली मिर्च जितनी मर्जी खाएं। सब्जी में छौंक नहीं लगाना पड़ता, दाल में छौंक नहीं लगाना पड़ता, रोटी चुपड़नी नहीं पड़ती। और जिस आटे को खाना आपने उसकी चोकर नहीं निकाली जाती, तब जाके रोगों की सफाई होती है। क्योंकि रोग सारे होते हैं लीवर से। यदि आप छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ लेते हैं, रोटी चुपड़ के लेते हैं, दालों में सब्जियों में छौंक अच्छा लगाते हैं, तो आपका लीवर जो पूरा काम नहीं करेगा। जब लीवर काम नहीं करे तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा। पित्त में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, वो जाके गुर्दों पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। फिर उसके बाद वहाँ से जो 3 धातुएं अलग अलग होनी है, कचरा पखाने के द्वारा निकलना है, पानी फालतू पेशाब के द्वारा निकलना, और जो शुद्ध खून बना वो तीली को देना। जब शुद्ध खून बनेगा नहीं, तीली स्वीकार नहीं करेगी, उसको उल्टा फेंक देगी, तो रोग तो दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। अब डॉक्टरों को हम दोष नहीं दे सकते, ये दोष उन संस्थाओं का है जो इनको विद्या देती है। नाड़ी का ज्ञान ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथी में, ना नैसर्गिक में किसी को नहीं सिखाया जाता। एलोपैथी में नाड़ी का ज्ञान का तो पता ही नहीं कि क्या होता है। बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि ये लीवर या इन सब चीज़ों से ये जो भी बैलेंस बिगड़ता है, गड़बड़ी उत्पन्न होती है, तब ये रोग होता है। तो ऐसे में लोगों के अंदर भ्रांतियाँ क्यों हैं कि ये स्पर्श करने वाला रोग नहीं, मतलब संपर्क में अगर रहेंगे तो रोग हो जाएगा, इसके पीछे कितना आप सत्य मानते हैं?
देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा। यदि आप उपचार ठीक कर रहे हैं, खाना पीना ठीक है, बीमारी कहाँ से आएगी? मैं तो कहता हूँ कि मेरे बताए अनुसार यदि आप चलते हैं तो आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगे, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। तो क्या ये छुआछूत से संबंधित रोग बिल्कुल भी नहीं? मैं किसी रोग को छुआछूत का नहीं मानता। अच्छा। खानदानी रोग में कोई नहीं मानता। यानी जेनेटिक कोई भी रोग नहीं होता, ठीक किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बिल्कुल सही है कि जेनेटिक रोग जो होते हैं ठीक उनको भी किया जा सकता है, यानी असंभव कुछ भी नहीं है। जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो चीज़ें वर्णित हैं उनमें स्पष्ट है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रोग ऐसा है जो बिल्कुल असंभव है, पुरखों से चला आ रहा है और पूरी पीढ़ी में वो फैला हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी कोई रोग नहीं होता। ये ज़रूर है उसका असर नेक्स्ट जनरेशन पे पड़ ज़रूर सकता है, परंतु उसका भी उपचार है, तो वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं ताकि अगली पीढ़ी में वो सब सिम्टम्स ना पहुँचे। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, और कार्यक्रम में समय की अपनी सीमा है, तो ऐसे में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा विस्तार से और बताना भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके लिए विकल्प उपलब्ध है। यदि आप इसके अलावा भी अन्य और भी कई रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके घरेलू नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी पढ़ेंगे तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगाने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।